हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो इशू हम डिस्कस करेंगे वो एक बहुत ही लिमिटेड इशू है। प्रेजेंट केस में असेसी एक नॉन रेजिडेंट है और असेसी ने एक डेटाबेस मेंटेन किया हुआ है जिसके अंदर असेसी अपने सब्सक्राइबर को लीगल डेटाबेस प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर बहुत सारे जजमेंट्स, रिसर्च वर्क और अदर लीगल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो प्रोवाइड कराए जाते हैं। इस केस के अंदर जो इशू इन्वॉल्व था वो ये था कि क्या सब्सक्राइबर को ये लीगल डेटाबेस प्रोवाइड कराना, क्या ये फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज या रॉयल्टी की डेफिनेशन में आता है। यह केस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस रेलेक्स इनके केस में डिसाइड किया गया और यह मैटर 470 ITR पेज नंबर 611 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर दिल्ली हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 7 फरवरी 2024 को आया। प्रेजेंट केस के फैक्ट्स इस तरीके से हैं। असेसी एक नॉन रेजिडेंट है और असेसी ने एक लीगल डेटाबेस मेंटेन किया हुआ है जिसको उसके सब्सक्राइबर एक्सेस करते हैं। जब असेसी की असेसमेंट चल रही थी तो असेसी का यह कहना था कि ये लीगल डेटाबेस प्रोवाइड कराना एक बिजनेस इनकम है और क्योंकि असेसी का कोई परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है इंडिया के अंदर, इसलिए इस बिजनेस इनकम को आर्टिकल 7 ऑफ द डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट के मुताबिक इसको टैक्स नहीं किया जा सकता। असेसी का यह भी कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर जो असेसी की इनकम है वो आर्टिकल 12 सब आर्टिकल 4 क्लॉज बी के दायरे में भी नहीं आती क्योंकि कोई कॉपीराइट ट्रांसफर नहीं किया गया है। असेसी का यह भी कहना था कि जो प्रेजेंट फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस हैं वो इंक्लूडेड सर्विसेज की डेफिनेशन को भी कवर नहीं करते क्योंकि कोई भी टेक्निकल नॉलेज जो है वो अवेलेबल नहीं कराई गई है। इसके अलावा असेसी का यह कहना था कि जो प्रेजेंट सर्विसेज हैं वो रॉयल्टी की डेफिनेशन में भी नहीं आती और इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि जो प्रेजेंट सर्विसेज हैं वो सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज 7 का पार्ट है या आर्टिकल 12 का। इसके विरुद्ध जब असेसमेंट प्रोसीडिंग्स चल रही थी तो असेसिंग ऑफिसर का यह कहना था कि जो प्रेजेंट सर्विसेज है वो फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज में आती हैं। असेसिंग ऑफिसर ने ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर पास किया। असेसी ने अपने ऑब्जेक्शंस रेज करे डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल के पास, लेकिन डीआरपी ने असेसी के ऑब्जेक्शंस को रिजेक्ट कर दिया, जिसकी वजह से असेसिंग ऑफिसर ने फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज के हेड में उस अमाउंट को असेसी की इनकम में एड बैक कर दिया। जब ये मैटर ट्रिब्यूनल के पास गया तो ट्रिब्यूनल ने असेसी को रिलीफ दिया, इसलिए जो रेवेन्यू है उसने अपील फाइल करी दिल्ली हाई कोर्ट में और दिल्ली हाई कोर्ट का प्रेजेंट केस में यह कहना था कि प्रेजेंट केस में डिपार्टमेंट ये एस्टेब्लिश नहीं कर पाया है कि असेसी का परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है इंडिया के अंदर, जो कि एस्टेब्लिश करना आर्टिकल 7 ऑफ द डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट के मुताबिक जरूरी है उस इनकम को एज ए बिजनेस इनकम इंडिया में टैक्स करना। इसके अलावा दिल्ली हाई कोर्ट का यह भी कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर जो कॉपीराइट है वो असेसी के पास है, कभी भी उस डेटाबेस के अंदर जो कॉपीराइट है वो ट्रांसफर नहीं किया गया। फ्रेंड्स, प्रेजेंट केस में यदि देखा जाए तो काफी केसेस के अंदर ये चीज एस्टेब्लिश हो चुकी है कि जब कभी भी कोई ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है जिसके अंदर कोई डेटाबेस कोई असेसी मेंटेन करता है और उस डेटाबेस को काफी सारे सब्सक्राइबर एक्सेस करते हैं, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर यदि असेसी का कोई परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इंडिया के अंदर नहीं है तो उसको इंडिया के अंदर एज ए बिजनेस इनकम तो टैक्स नहीं किया जा सकता। और क्योंकि उस डेटाबेस के अंदर कोई कॉपीराइट ट्रांसफर नहीं किया जा रहा, इसलिए उसको फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज या फीस फॉर इंक्लूडेड सर्विसेज या रॉयल्टी की डेफिनेशन में भी नहीं लाया जा सकता। तो इस तरीके से दिल्ली हाई कोर्ट ने ITAT के जजमेंट को बरकरार रखा।
वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स इंटरनेशनल टैक्सेशन वर्सेस रेलेक्स इंक, और ये केस 470 ITR पेज नंबर 611 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर दिल्ली हाई कोर्ट ने डिसाइड किया। थैंक यू फ्रेंड्स।